नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन वाली क्लासेज चल रही है दोस्तों और डीसी मोटर का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। आज की इस क्लास में हम डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, यानी गति नियंत्रण उसकी कैसे की जा सकती है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, अब भी पूछे जाएंगे। ख़ासतौर से अगर आप यूपीपीसीएल या यूपी आर्विनल TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वहाँ इसके पॉइंट बना करके पूछे जाते हैं। यानी सवाल यूँ दिया जाएगा कि डीसी शंट मोटर की फील्ड नियंत्रण स्पीड कंट्रोल विधि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, पहचान कीजिए। और चारों ऑप्शन में इसकी बातें लिखी होगी। विश्वास दिलाता हूँ कि फुल डिटेल से एक एक पॉइंट आपको लिखवाऊँगा, भले क्लास कितनी लंबी हो जाए और हमें सीरीज और शंट की अलग अलग 2 क्लास में पढ़नी पड़े, लेकिन पॉइंट कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। सो कंप्लीट आप इसे लास्ट तक देख करके एक एक चीज़ों को लिख लीजिए। आइए ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बार डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल ये टाइटल डालते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक बातें हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि डीसी मोटर का एसी मोटर के साथ कंपैरिजन में होगा। पहली बात आपको बता दूं, डीसी मोटरों की जो विशेषता आती है ना, वो स्पीड कंट्रोल वाली आज भी एसी से बढ़िया है। तुलनात्मक रूप से पूछा जा सकते हैं। कहते हैं कि एक तो सरल गति नियंत्रण है डीसी मशीनों का, इंडक्शन से तुलना करवा रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा वाइड रेंज स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका दूसरा फंक्शन है। यानी एक चौड़े परिवर्तन और वाइड रेंज के साथ साथ में हम इसमें माइक्रो स्पीड कंट्रोल भी यानी सूक्ष्म गति नियंत्रण भी इसी का है। 3 पॉइंट आपको स्पीड कंट्रोल के बारे में याद रखना है एसी से तुलना करने पर। सरल यानी स्पीड कंट्रोल इजी है एसी मोटरों से तुलना करने पर। एसी मोटरों में AFD, VFD या VV, VF लगाना पड़ता है, जिनके बारे में डिटेल से बात कर चुका हूँ। यहाँ गति नियंत्रण के लिए फील्ड या आर्मेचर से सिंपल कंट्रोल हो जाता है। दूसरा वाइड रेंज यानी गति में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, एसी में इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ सकता। तीसरा सूक्ष्म गति नियंत्रण, यानी गति में एक छोटा परिवर्तन भी अगर हमें चाहिए 5 RPM का, 20 RPM का, तो वो भी यहाँ संभव है। तो 3 मेथड हो गए इसके लिए, यानी कंपैरिजन में हम बात करें तो। दूसरा आता है कि अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि डीसी मोटर की गति किन कारकों पर निर्भर करती है, तो डीसी मोटर की गति जो होती है वो 3 कारकों से प्रभावित होती है। मोस्टली कितने फैक्टर है जो गति को प्रभावित करेंगे? 3 कारक। पहला कारक है सप्लाई वोल्टेज, और ये जो फैक्टर है ना, ये डीसी मोटरों के लिए भी है, एसी मोटरों के लिए भी है, सबके लिए है। और बड़ी बात क्या है, कोई भी मोटर हो, किसी भी प्रकार की मोटर हो, एक मोटर की स्पीड उसके अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है, यानी समानुपाती होती है। उसे दी जाने वाली वोल्टेज को अगर हम कम करेंगे तो गति कम हो जाएगी, और वोल्टेज बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। चाहे आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप डीसी मोटरों के स्टार्टर का एग्जाम्पल ले लो, या गति नियंत्रण की कोई और विधियाँ ले लो। यानी किसी भी डीसी मोटर की जो स्पीड है वो सप्लाई वोल्टेज के साथ कैसे संबंधित होती है? समानुपाती होती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आता है कि डीसी मोटर की जो गति होती है वो बैक EMF पर भी निर्भर करती है, और मोटरों की गति बैक EMF के भी समानुपाती होती है। यानी हम बैक EMF को चेंज करके भी कर सकते हैं, मोटर की गति को चेंज, बैक EMF कम कर दे। इसके लिए क्या करना होगा? आर्मेचर को कांस्टेंट रखते हुए उसकी करंट को बढ़ा दें। यानी आर्मेचर का अगर ड्रॉप बढ़ेगा तो गति घटेगी। ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो तीसरी लाइन यहीं से एक और लिखवाई जाती है कई बार, बट आपको इसके साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रैकेट में लिखवा रहा हूँ। आप चाहें तो तीसरा पॉइंट बना करके भी लिख लीजिए, है ना, क्योंकि सिंपल कई बार आ जाता है। क्या लिखेंगे? पॉइंट लिखेंगे कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने पर
डीसी मोटर की गति घटती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आर्मेचर का ड्रॉप बढ़ा तो बैक ईएमएफ घट गया और बैक ईएमएफ घटने से गति घट गया, इसलिए तीसरा पॉइंट यहीं से लिखवाया जाता है। क्या लिखाते हैं कि डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा यानी IA के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती समझ गए ना, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब आर्मेचर का करंट अगर बढ़ेगा किसी वजह से तो स्पीड घटेगा, ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, या कारक बोल दूँ एक ही बात है, तो वो कारक हमें लिखना है यहाँ पर डीसी मोटर में फ्लक्स के लिए। तो डीसी मोटर की गति फील्ड फ्लक्स पर भी डिपेंडेंट होती है, और फ्लक्स के साथ कैसे निर्भर करती है। अगर आपको ये लिखना पड़ जाए तो फिर ध्यान रखना फ्लक्स के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताओ बात समझ में आई क्या? अगर समझ में आ गई हो तो एक बार यहाँ तक का लिख लो, n व्युत्क्रमानुपाती 1/φ। यहाँ तक दिखाई दे रहा है सबको? बस तो फिर मेरे दोस्त एक बार यहाँ तक का बेसिक परिचय लिख लो, फिर मैं आपको एक एक करके सभी मेथड की जानकारी देता हूँ, ठीक है। डीसी मोटर की विशेषता क्या है, डीसी मोटर की गति के कारक क्या है, और ये जो मैंने 1 2 3 पॉइंट लिखवाए हैं ना, ये दूसरे पॉइंट इसी के साथ लिखने। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए हैं, इनमें क्या होता है, एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है, जहाँ से हम फॉर्मूले को देख करके भी लिख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बोर्ड पूरा दिखा देता हूँ, आप यहाँ वीडियो को रोक करके चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लो एक बार। तो वीडियो रोक कर लिख लेना, पेज को आगे बढ़ाते हैं और इस फॉर्मूले को एक बार समझा देता हूँ, फिर हम एक एक करके मोटर की जो मेथड्स है उनको पढ़ लेंगे। देखो, डीसी मोटर की गति को है ना कुछ कारकों से निकाला जाता है। मैंने वैसे पहले आपको कई बार बताया हुआ है, लेकिन 2 सिंपल चीज़ें बताता हूँ। फॉर्मूले के अनुसार कुछ नियतांक होते हैं, उनको तो K से लिख देते हैं, और बाकी हम लिखते हैं बैक ईएमएफ के समानुपाती और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। ये इतना सा फंक्शन आता है। अब इस फंक्शन को हम आगे बढ़ाएं, और बैक ईएमएफ को अगर मैं आपको हल करने का तरीका बताऊं तो आप सबको भी पता होना चाहिए, बेसिक क्लास में हमने पहले दिन पढ़ा। बैक ईएमएफ जो होता है वो अप्लाइड वोल्टेज में से आर्मेचर ड्रॉप माइनस करने के बाद बचता है। तो ये इतना सारा फंक्शन आ रहा है, और यहाँ से तीनों पॉइंट जो अपन ने लिखे कि मोटर की गति अप्लाइड वोल्टेज के समानुपाती, ये रहा, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों से अंतर बैक ईएमएफ आता है, तो बैक ईएमएफ के समानुपाती। अब सिंपल सी बात है कि अगर आर्मेचर का करंट बढ़ेगा तो ड्रॉप बढ़ेगा, ड्रॉप बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ घटेगा, यानी गति घटेगी, मतलब आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। और तीसरा देखो ये रहा फॉर्मूले के अनुसार कि फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताओ बात समझ में आई क्या? ये थे सिंपल बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले, याद रह जाएंगे सबको। वीडियो को हल्का सा यहाँ पर रोको और लिख लेना। अब आ जाओ, टाइटल डालेंगे, नया टाइटल। सबसे पहले शंट मोटर स्पीड कंट्रोल। इसे कंपाउंड मोटर के साथ भी जोड़ लो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। शंट मोटर स्पीड कंट्रोल। कंपाउंड मोटर का साथ में लिखो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक अकेले शंट को समझ ले तो ही बहुत है।
इस मोटर के लिए दो ही विधियों का उपयोग करते हैं, दरअसल सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि का उपयोग यहाँ नहीं करते। शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल के दौरान ये कहा जाता है कि सप्लाई वोल्टेज को हमेशा कांस्टेंट रखते हुए स्पीड कंट्रोल की जाती है। ये एक ध्यान रखना, पेपरों में सवाल आ चुका है कई बार कि शंट मोटर स्पीड कंट्रोल के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। सप्लाई वोल्टेज टू बी कीप्ड कांस्टेंट, ये इंग्लिश में ऑप्शन लिखा हुआ आता है, यानी सप्लाई वोल्टेज को स्थिर रखा जाना अति अनिवार्य है या अति आवश्यक है। सबसे पहला जो यहाँ पर मेथड आता है मेरे दोस्त, उसे बोलते हैं आर्मेचर नियंत्रण विधि। क्या किया जाता है गुरुजी इस विधि में? एक बात याद रखना, शंट मोटर में आर्मेचर नियंत्रण विधि और फील्ड फ्लक्स नियंत्रण विधि दो मेथड होते हैं। शंट मोटर के मामले में जो भी नियंत्रण शब्द लगा हुआ हो, हम उसके श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगाते हैं। यानी आर्मेचर नियंत्रण विधि है तो आर्मेचर के सीरीज में, और अगर है फील्ड नियंत्रण विधि है तो फील्ड के सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों के कंट्रोल के लिए तरीका एक ही रहेगा। अब बात ये आती है कि यहाँ कैसे बनता होगा। एक बार एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा, बना लेते हैं डायग्राम, है ना। शंट मोटर है तो सिंपल सी बात है, आर्मेचर के साथ में फील्ड वाइंडिंग कहाँ जुड़ा होगा? पैरेलल में। फील्ड वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न का होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो रियोस्टेट लगेगा वो आर्मेचर के सीरीज में लगेगा यहाँ पर। इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और रियोस्टेट भी बोल दो, बात एक ही है। और मान लीजिए कि हम यहाँ इसको सप्लाई दे रहे थे प्लस और माइनस की डीसी आपूर्ति। ये आर्मेचर है और ये शंट फील्ड है। डीसी मोटर में सप्लाई से ली जाने वाली करंट लोड करंट कहलाती है, जो दो भागों में बंट जाती है। एक तो इस एंड की तरफ आती है जिसे आर्मेचर करंट बोलते हैं, और दूसरा इस एंड पर आता है जिसे शंट फील्ड करंट बोलते हैं। समझ गए? दो तीन बेसिक बातें बताता हूँ, सुनो। शंट मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? परिवर्ती प्रतिरोधक का। वो कैसे जुड़ता है? वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। किसके श्रेणी क्रम में? अगर आर्मेचर नियंत्रण विधि है तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगेगा, और फील्ड नियंत्रण विधि है तो फील्ड के श्रेणी क्रम में लगेगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, इस परिवर्ती प्रतिरोधक के मान को हमेशा बढ़ाया ही जाता है, ये भी ध्यान रखना। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस रियोस्टेट को धीरे धीरे उच्च करेंगे, और जब ये फील्ड के श्रेणी क्रम में लगेगा तब हम उसे वहाँ भी उच्च करेंगे। दोनों मामलों में बात आपको समझनी है पॉइंटों से कि क्या क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है, याद रह जाएगा दोनों मामले में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट पहले लिखा देता हूँ, फिर स्पीड इससे हमें कैसी मिलेगी, इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है वो हम लिखेंगे। पहला पॉइंट आता है एक वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर को हिंदी में बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक। कहाँ लगाएंगे गुरुजी? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। ठीक है, सीरीज लिख लो या श्रेणी क्रम लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, एक परिवर्ती प्रतिरोधक आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। पॉइंट याद रह जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि इस विधि में हम करते क्या है। तो इस विधि में गति बैक ईएमएफ को परिवर्तित करके बदली जाती है। यानी स्पीड बदलने के लिए हम कौन सा नियम लागू करते होंगे? बैक ईएमएफ लागू करते हैं। देखो, अब बैक ईएमएफ क्या है कि दरअसल हम बढ़ा नहीं सकते। बैक ईएमएफ को घटाना तो हमारे हाथ में है ना। बैक ईएमएफ को कम हम आसानी से कर सकते हैं। कम करने के लिए हमें क्या करना है? आर्मेचर धारा की वैल्यू को बढ़ा देना है। तो हम जब यहाँ बैक ईएमएफ की वैल्यू पर लेकर आएंगे तो बैक ईएमएफ को कम करते हैं, और बैक ईएमएफ को कम करके कहते हैं कि गति को घटाया जाता है। ठीक है,
गति कम कैसे होगी वो मैं बताऊंगा आपको, मतलब बैक ईएमएफ को हमने कैसे घटाया, सुनते जाना ध्यान से। अब गति ज्ञात करने के लिए नया फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ आपको फॉर्मूला ये लिखना है बैक ईएमएफ 1 बटे बैक ईएमएफ 2 और गति 1 बटे गति 2। सुनो, गति बैक ईएमएफ के समानुपाती है। अगर आपने फॉर्मूले में चेंजेस भी लाए, यानी 2 को ऊपर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का 2 ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। EB2 बटे EB1 लिखे और N2 बटे N1 लिखे, तब भी आपका कैलकुलेशन से मान उतना ही आएगा। इसलिए यहाँ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक बार यहाँ तक का आप लिख लो। वीडियो रोक करके भी लिख लेना यहाँ पर, है ना। देखो एक पॉइंट और क्लियर करवा देता हूँ कि ये जो अपन ने लिखवाया है ना, बैक ईएमएफ को कम करके गति को घटाया जाता है, तो ये कैसे कम होता होगा। बड़ा सिंपल सा है। देखो कि बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज में से आर्मेचर धारा और आर्मेचर रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप को माइनस करने के बाद आएगा, है ना, यानी IA इंटू RA से। दरअसल DC मोटर में क्या होता है कि यहाँ से अपन एक लोड करंट की वैल्यूएशन लेते हैं, जो कि आर्मेचर की तरफ आ रही होती है और फील्ड की तरफ आ रही होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो लोड को मिल रहा होता है किसी समय। हम रियोस्टेट के माध्यम से वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो दरअसल वो आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ जाता है एक तरह से, क्योंकि आर्मेचर के सीरीज में लगा हुआ है। यानी इस सर्किट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट उतनी है इस सर्किट की, क्योंकि वो तो लोड के अकॉर्डिंग आर्मेचर को लेनी होती है, टॉर्क बनाए रखना होता है। आवश्यक निर्धारित टॉर्क प्राप्त करने के लिए आर्मेचर क्या करता है, एक सप्लाई से हमेशा करंट लेता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो करंट आर्मेचर की उसके अंदर से प्रवाहित हो रही है, उसके मान में तो कोई चेंजेस नहीं है। हमने इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, मान लो पहले 0.5 ओम था, हमने अब इसको 4.5 ओम और बढ़ा करके 5 ओम कर दिया, तो यूँ समझ लो आपकी लगभग ये वैल्यू जो बढ़ गई 10 गुना के आसपास वैल्यू बढ़ गई। ड्रॉप 10 गुना बढ़ गया, गति बैक ईएमएफ 10 गुना कम हो गया, गति भी 10 गुना कम हो गई। यानी इस तरीके से घटाया जाता है। तो शायद पॉइंट लिखवाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे किया जाता है, या लिखवाऊँ पॉइंट, बताओ। अब लिखवाऊँगा कहाँ, इस बोर्ड पर तो इतनी जगह है, फिर अगले पेज पर लिखवाता हूँ, चलो, है ना। हमने किया क्या है, तो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, अगला पॉइंट आप उसी में जोड़ लेना, सुन लो ध्यान से, है ना। परिवर्तित प्रतिरोधक का मान बढ़ाकर, परिवर्ती प्रतिरोधक का मान बढ़ाने से आर्मेचर परिपथ का, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, ये लो, आर्मेचर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। उसी आर्मेचर धारा पर VA, शॉर्ट लिख रहा हूँ, प्लीज़ आप पूरा लिखिए मेरे दोस्त, थोड़ा बहुत लिखने का आप सपोर्ट कीजिए। उसी आर्मेचर धारा पर VA बढ़ जाता है, यानी आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, जिससे बैक ईएमएफ कम हो जाता है तथा गति भी घट जाती है। बताओ बात समझ में आई क्या? हो गया ना पॉइंट क्लियर? बड़ा सिंपल सा है। आर्मेचर धारा को बनाए रखना क्यों आवश्यक है? निर्धारित मान का टॉर्क प्रदान करने के लिए। अब IA तो बदल नहीं सकता, RA को हमने बढ़ा लिया, तो सिंपल सी बात है कि VA का मान बढ़ गया। VA अगर बढ़ गया तो बैक ईएमएफ कम हो गया, और गति बैक ईएमएफ के समानुपाती है, इसलिए गति भी कम हो गई। बताओ पॉइंट समझ में आया क्या? अगर हाँ तो इतनी दूर का हटा दो, एक बार हटा दो, मतलब लिख लो, ताकि हम अगले पेज पर चलें। अगले पेज पर हम लिखेंगे कि क्या गुरुजी इस विधि की कोई लाभ और हानियां है? बिल्कुल है। सबसे पहले आपको मैं लाभ काउंट करवाता हूं, हालांकि इस विधि के लाभ ज़्यादा है नहीं, लाभ केवल एक ही है। और एक लाभ क्या है?
कि स्थिर मान संचालन या परिचालन, इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं, यानी नियत मान संचालन के साथ अगर हमें निम्न गति की आवश्यकता हो तो बस वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं पर भी नहीं हो सकता। कांस्टेंट वैल्यू के साथ अगर मशीन को ऑपरेट करना हो, मोटर को ऑपरेट करना हो, जहाँ स्पीड की कम ज़रूरत हो, कम गति की ज़रूरत हो, वहाँ पर। गुरुजी इसके अवगुण या हानियाँ क्या है? बहुत है भैया। ड्रॉबैक लिख लेना, डिसएडवांटेज लिख लेना या डीमेरिट लिख लो। मेरिट, डीमेरिट, एडवांटेज, डीएडवांटेज और ड्रॉबैक क्या है, कमियाँ क्या है। पहली कमी सुनो, पहली कमी ये है कि केवल निर्धारित मान से कम गति प्राप्त हो सकती है। यानी अगर मोटर 3000 आरपीएम की है और हम इसको 2500 आरपीएम, 2000 आरपीएम, 2200 आरपीएम पर चलाना चाह रहे हैं तो संभव है। लेकिन 3000 आरपीएम की मोटर को अगर 3500 आरपीएम पर यानी 3500 आरपीएम पर चलाना चाह रहे हैं तो इस मेथड से संभव नहीं है। पहली कमी समझ गए ना? यानी निर्धारित मान से कम गति ही प्राप्त की जा सकती है। दूसरी बात, गति को निर्धारित मान मतलब से लेकर के लो रेंज के बीच ही वेरिएबल कर सकते हैं। वो पॉइंट इसी में कवर कर देना, अलग से नहीं है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि स्पीड कांस्टेंट की अगर बात की जाए तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इस विधि में गति नियत रहे। क्यों गति नियत नहीं रहती, सुनिएगा ध्यान से। यदि भार परिवर्तन होता है तो भार परिवर्तन से ये तय है, तय टमाटर वाला नहीं है, सॉरी, ठीक है, हो जाती है गलतियाँ यार, टाइपिंग में थोड़ा सा क्या, डिजिटल बोर्ड पे हाथ का एक्सपीरियंस कम है ना अभी। भार परिवर्तन से गति परिवर्तित हो जाती है, अतः कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं रखी जा सकती। अतः नियत गति अनुरक्षित नहीं रहती। अनुरक्षित मतलब मेंटेन नहीं रहती। तो ये भी इस विधि की एक कमी है या फिर यूं कहें ड्रॉबैक है। ठीक है ना? दूसरी कमी थी। बहुत सारी कमियां हैं, जितनी लिखें उतनी लिखते जाओ। दूसरी बात, ये जो रियोस्टेट हमने आर्मेचर के साथ जोड़ा है ना, तो आर्मेचर करंट सबसे ज़्यादा होती है, पता है आपको। फील्ड करंट की वैल्यू कम होती है। जैसे मान लो लोड करंट 40 एम्पियर है तो सन फील्ड की करंट तो 2 एम्पियर या 4 एम्पियर के आसपास होती है। बाकी 30-35 एम्पियर आर्मेचर की करंट है। तो अब सोचो कितनी हेवी करंट जा रही है। सीरीज में रियोस्टेट लग रहा है तो उसकी करंट रेटिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी जो हमारा प्रतिरोधक है वो उच्च धारा रेटिंग का होता है कि नहीं? अतः अब हाई करंट जाएगी, रेजिस्टेंस को भी हमने बढ़ा दिया तो I² × R, सोचोगी उसमें लॉस कितना हुआ। प्रतिरोधक उच्च धारा रेटिंग का होता है, अतः शक्ति हानि अधिक है ना। पावर लॉस क्या हो गया? अधिक हो गया। देखो जब शक्ति हानि अधिक है तो सिंपल सी बात है कि दक्षता क्या होगी? कम होगी। तो इस विधि का ये दूसरा बड़ा ड्रॉबैक है कि पावर लॉस ज़्यादा और एफिशिएंसी कम होती है। इसके पीछे कारण क्या है कि रियोस्टेट जो हमने लगाया वो हाई करंट रेटिंग वाला है। रियोस्टेट कितनी धारा सहन करने वाला हो? आर्मेचर धारा को सहन करने वाला होता है। यही लिखवा रहा हूँ, सुन लो, है ना। रियोस्टेट लिख लेना या प्रतिरोधक लिख लेना, बात एक ही है। प्रतिरोधक आर्मेचर धारा के समान धारा लंबे समय तक सहन वाला होना चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यूपीपीसीएल में ऐसे पॉइंट ही आएंगे बने बनाए, सेम ऐसे पॉइंट लिखे हुए मिलेंगे। आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक डीसी शंट मोटर के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि का गुण नहीं है या गुण है, ऐसे लिखे हुए मिलेंगे। तो फटाफट से लिख लो, आगे बढ़ते हैं।
नया पेज लेंगे, नई बातें लिखवाएंगे। अवगुण अभी ख़त्म नहीं हुए, और भी लिखाऊंगा। कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 लिखे हैं। एक बार लिखो यहाँ तक का, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आप वीडियो रोक कर लिख लेना, थोड़ा समय की बचत भी करते हैं भाई, है ना। और कोई बात नहीं, लास्ट में 2 2 सेकंड का पॉज और दे दूंगा, क्योंकि सारे पेज जो है अपने पास सुरक्षित है ना। पॉइंट कौन सा लिखा था लास्ट में? अपन ने चौथा पॉइंट लिखा है। तो आ जाइए 5वें पॉइंट पर चलेंगे। 5वां पॉइंट ये लिखेंगे कि ये जो रियोस्टेट होता है ना, ये थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, क्योंकि हेवी रेटिंग का चाहिए फिर ये, ठीक है। प्रतिरोधक उच्च कैपेसिटी या क्षमता का होता है, अतः महंगा होता है, ठीक है। यानी कॉस्टली पड़ता है, ये ध्यान रखना है। और देखो सिंपल सी बात है, जो I² × R होता है ना, वो कॉपर लॉस होता है, और कॉपर लॉस को ऊष्मीय हानि बोलते हैं। इसका मतलब हीट भी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, तो जितनी ज़्यादा हीट होगी तो फिर हमें ऊष्मा विसरण भी तो करवाना होगा। विसरण का मतलब होता है फैलने के लिए। ऊष्मा वितरण की अतिरिक्त व्यवस्था आवश्यक, अतिरिक्त व्यवस्था आवश्यक। तो इसने भी खर्चा बढ़ा दिया और महंगी हो गई। तो इतनी सारी कमियां थी, बस बहुत है। तो इस विधि की इतनी कमियां हैं, तो क्या ये विधि यूज नहीं की जाएगी? नहीं, उपयोग भी ली जाएगी। कहाँ काम में लेंगे? आइए मैं आपको इस विधि के अनुप्रयोग लिखाता हूँ। अनुप्रयोग को इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन 2 तरीके से लेंगे गुरुजी। अगर शंट मोटर है तब कहाँ काम में लेंगे, और कंपाउंड मोटर है तो कहाँ काम में लेंगे, क्योंकि ये दोनों विधियाँ काम आती है ना, सॉरी, दोनों मोटरों के काम में आती है। शंट मोटर का तो एक ही ऑप्शन है कि अगर आपको निम्न गति अल्प समय के लिए चाहिए, यानी कम समय के लिए चाहिए, तब, यानी ऐसा कोई लोड जिसमें निर्धारित मान से कम गति आपको बस थोड़े से समय के लिए चाहिए, यानी भार बदलने की उस दौरान कोई संभावना नहीं थी, और आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए ज़रूरत थी बस, यानी हमेशा के लिए नहीं, तो फिर आप काम में ले सकते हैं। कंपाउंड मोटर में कहाँ काम में लेंगे माय डियर? कंपाउंड मोटर में कई जगह काम में ले सकते हैं, जैसा कि हमें बताया गया। प्रिंटिंग प्रेस में काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेन में काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वेयर में काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में सीयरिंग एंड पंचिंग, सीयर और पंच मशीनों में इतने सारे इसके उपयोग है। बताओ बात समझ में आई क्या? बस तो मेरे दोस्त एक विधि कंप्लीट हो गई हमारी। कौन सी? शंट मोटर की गति नियंत्रण का जो हमारा आर्मेचर नियंत्रण मेथड था वो वाला। एक बार यहाँ तक का लिख लो प्लीज़, फटाफट जल्दी करो। चलो लिखो लिखो, फटाफट लिखो यार, है ना। बहुत डिस्टर्बेंस आती है क्लासेज, इसीलिए कोशिश करते हैं कि रात के समय रिकॉर्ड करें। चलो आप लिख लेंगे मुझे लग रहा है ना। अब आ जाओ, दूसरी विधि पढ़ेंगे आज की। दूसरी विधि है हमारा फील्ड नियंत्रण मेथड के नाम से।
ठीक है। फील्ड नियंत्रण विधि कौन सी है कि इसमें हम फील्ड को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट फील्ड के साथ सीरीज में लगाते हैं इस बार, ठीक है। तो डायग्राम बना देता हूँ एक बार। यूँ इस तरह से समझ लो कि हमारा आर्मेचर है और ये फील्ड वाइंडिंग है पतले तार और अधिक टर्न की, पैरेलल में जुड़ेंगे यहाँ सप्लाई के साथ। लेकिन इस बार क्या होगा, रियोस्टेट यहाँ लगा होगा। और बात सेम वही है कि हमें करना क्या है, हमें रियोस्टेट के मान को बढ़ाना ही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना ही है। यहाँ से एक करंट आती है जिसे लोड करंट बोलते हैं। आर्मेचर करंट और शंट फील्ड करंट दो भागों में बंट जाती है। सिंपल सी बात है। देखो फील्ड नियंत्रण विधि में है ना, पॉइंट लिखना शुरू कर सकते हैं आप कि इस बार हम वेरिएबल रेजिस्टेंस VR लिख दूं, प्रतीकात्मक रूप से समझ जाएंगे, प्लीज़ पूरा लिखें। वेरिएबल रेजिस्टेंस फील्ड के सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस फील्ड के सीरीज में लगाया जाता है। क्या करते होंगे हम फील्ड परिपथ में वेरिएबल प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं। प्रोसेस लिखवा रहा हूं आपको, देखो हम यहाँ रियोस्टेट का मान बढ़ाएंगे, ठीक है। रियोस्टेट का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, फील्ड धारा कम होगी। उससे क्या हुआ भैया, जिससे फ्लक्स कम होगा। देखो सिंपल सी बात है, गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, अतः फाई SH कम होने से गति बढ़ जाती है, ठीक है। बताओ बात समझ में आई क्या। सिंपल बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है कि यहाँ रेजिस्टेंस लगाया हुआ था हमने, उस रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो परिपथ का रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसकी ओर आने वाली करंट कम हुई। करंट कम हुई तो ये जो फ्लक्स बना रहा था वो भी कम हो गया। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है। विद्युत चुंबक में धारा की मान घटेगी तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घट गया तो फिर गति बढ़ गई। सिंपल बेसिक फंडा था। फटाफट से लिखो, पेज खाली करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखने का मौका दे देता हूँ। चलो वीडियो को रोक कर लिख लेना, यहाँ तक भी अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो मुझे लग रहा है ठीक ठाक रहेगा। आ जाओ, इसकी दो तीन जो विशेषताएं हैं वो लिखवा देता हूँ। ये विधि आर्मेचर नियंत्रण से तुलना करने पर कहते हैं कि एफिशिएंट ज़्यादा है और ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आसान भी है। तो अगर आपसे इस मेथड के बारे में लाभ पूछे जाएं कि इसके लाभ क्या क्या है, तो बहुत सारे लाभ है। पहली बात तो ये है कि ये निर्धारित मान से उच्च गति प्रदान करता है, तो ये इसका एक बड़ा अच्छा मेथड लाभ की श्रेणी में गिना जाता है। दूसरा ये है कि शीर्ष भार पर यानी उच्च भार पर भी गति स्थायी मिल जाती है या फिर स्थिर गति मिल जाती है, परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर ये था कि भार बदलने से गति में थोड़ा परिवर्तन और आ सकता है, तो ये भी इसका एक लाभ गिना जाता है। और देखो क्या लाभ है, सिंपल सी बात है कि फील्ड में चलने वाली धारा कम है, तो अगर फील्ड धारा का मान कम है, फील्ड धारा का मान कम है, अतः वेरिएबल रेजिस्टेंस में शक्ति हानि कम है ना। इस स्वाभाविक सी बात है, आई स्क्वायर इंटू आर ही तो होना था, आई कम है तो लॉस कम हो गया। विधि बहुत सरल है, विधि
मितव्ययी है, मितव्ययी यानी कम खर्चीली है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखे तो लिखेंगे इकोनॉमिकल है। और हानि कम है तो दक्षता उच्च है इस मेथड की, ये इसके लाभ है गुरुजी। गुरुजी हम इसके अवगुण अगर लिखें, डीमेरिट या कमियां, तो क्या क्या नज़र आएगी हमें? दो बड़ी कमियां नज़र आएगी। पहली बात तो ये कि उच्च भार पर कम फ्लक्स से टॉर्क कम हो जाएगा। यानी एक तो इसने क्या किया कि फ्लक्स कम कर दिया ना हमने, फ्लक्स कम है तो टॉर्क जो है ना वो फ्लक्स के समानुपाती है। अब अगर हेवी लोड है ना तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी टॉर्क के मामले में, तो पहली कमी। दूसरी कमी ये आती है कि फील्ड का फ्लक्स इतना मजबूत नहीं है तो कम्यूटेशन बहुत ज़्यादा होगा, यानी उच्च भार पर कम्यूटेशन जो है वो भी खतरनाक होगा या कम्यूटेशन जो है वो खराब करेगा। ठीक है, बस ये दो अवगुण है और इस विधि के कोई अवगुण नहीं है। ये थी हमारी फील्ड नियंत्रण विधि। एक बार यहाँ से आप और लिख लीजिए इतना सा, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, वीडियो रोक करके लिख लेना, 4 लाइनें तो लिखनी है ना। अनुप्रयोग लिखा देता हूँ इस विधि के, वो हमने ज़रूरी है, पूछ लिया जाता है। सिंपल अनुप्रयोग है, संट और कंपाउंड दोनों के लिए है। कहाँ पर? परिवर्तित भार के साथ वेरिएबल लोड लिखेंगे। ठीक है, परिवर्तित भार भी हो और निर्धारित मान से उच्च गति की आवश्यकता हो। ठीक है, परिवर्तित भार के साथ जब उच्च गति की आवश्यकता हो तो इसका उपयोग करेंगे। बस इतना ही है, फटाफट से ये 2 लाइनें भी आप लिख लो एक बार। चलो ठीक है, 2 लाइनें हैं, फटाफट से लिख लेंगे। एक बार आ जाओ, फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ कि हमने किया क्या है अभी तक। देखो, डीसी मोटर का था स्पीड कंट्रोल, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिख लिया। डीसी मोटरों की जो स्पीड है वो किन किन कारकों से बदलती है, वीडियो को रोक करके लिखते जाना। और जो पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखवाया था ना, उसको यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैसे आया। उसके बाद में हमने शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल को पढ़ा कि उसका हम स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। शंट मोटर की कुछ विशेषताएं और थी, वो हमने यहाँ लिखी। और शंट मोटर की जो आर्मेचर नियंत्रण विधि है ये वाली, इसके हमने यहाँ पर क्या लिखे, लाभ और हानियाँ क्या है। तो लाभ 1 है और हानियाँ ज़्यादा थी, फिर भी काम में मोटर विधि को लिया जाएगा। फिर फील्ड नियंत्रण विधि आ गई, इसको आप चाहें तो वीडियो रोक करके लिखें। फील्ड नियंत्रण विधि के लाभ और हानियाँ आ गई और फील्ड नियंत्रण विधि के अनुप्रयोग आ गए। बताओ पॉइंट समझ में आया क्या? आज इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में सीरीज मोटर पढ़ेंगे और फिर वार्ड लियोनार्ड विधि पढ़ेंगे। गति नियंत्रण की विधियाँ 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। बहुत धन्यवाद।